वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम इग्नो एमएस सेकेंड ईयर का एक असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एमपीएस 003 जो है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ये कोर्स हमारा सोशियोलॉजी में भी किया जाता है और साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, ये दोनों डिसिप्लिन में ही ये एमपीएस 003 को पढ़ा जाता है। इस वजह से ये असाइनमेंट आप दोनों के लिए सेम ही है। आप लोग जो भी इसको सॉल्व करने वाले हो, पॉलिटिकल साइंस के हो या फिर सोशियोलॉजी, आप लोगों के लिए सेम ही असाइनमेंट है। अब ये असाइनमेंट कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो सॉल्व करेंगे? जिन्होंने जुलाई 2023 को अपना एडमिशन ली है या फिर जनवरी 2024 सेशन को एडमिशन ली है, ये दोनों सेशन के स्टूडेंट ये सेम असाइनमेंट को ही सॉल्व करेंगे और वो लोग सबमिट करेंगे। जिन्होंने जुलाई में एडमिशन ली है वो लोग 31 मार्च को के आगे सबमिट करेंगे, और अगर किसी ने जनवरी 2024 में एडमिशन ली है तो वो 30 सितंबर से पहले ये असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। खासकर यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे जो बहुत सारे अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए मैंने ये सारे प्लेलिस्ट तैयार की है, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से भी इस प्लेलिस्ट से आप लोग सारे क्वेश्चंस कॉमन देख सकते हो। इस वजह से आप लोग इस प्लेलिस्ट पर विश्वास रख सकते हो और साथ साथ आप लोग यहाँ से इजीली चीज़ों को समझ भी सकते हो। तो पहले हम असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत चीज़ें जान लेते हैं कि हम असाइनमेंट को किस तरीके से लिखते हैं। हम जब भी असाइनमेंट को लिखेंगे तो पहले हमारा होता है कवर पेज, फिर हम देंगे इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद ये क्वेश्चन पेपर को हमें अटैच करना मैंडेटरी है, क्योंकि इग्नो हमेशा क्वेश्चन पेपर मांगता है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि आपने कौन सी असाइनमेंट को सॉल्व की है। यहाँ पर हमें 2 सेक्शन से क्वेश्चन को आंसर करने पड़ते हैं। एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन हमें आंसर करने पड़ते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन। तो चलिए अब ये जो असाइनमेंट का सल्यूशन है ये हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एलाबोरेट अपॉन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाज पर्सपेक्टिव ऑन इंडिपेंडेंस। यानी कि जो हमारा सीपीआई है, इंडिया में सीपीआई का किस तरीके का पर्सपेक्टिव रहा है इंडिपेंडेंस को लेकर। यहाँ पर जब हम सीपीआई की स्टार्टिंग की बात करते हैं, इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड पे ही सीपीआई का स्टार्टिंग होता है, जो 1925 में फॉर्म होता है। साथ साथ ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज और सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, यानी कि हर वर्ग के जो इंसान हैं, खासकर जो गरीब है, उनके लिए ये सीपीआई लड़ता है। अब इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि ये बेसिकली हमारे इंडिया का जो स्ट्रगल है, इससे पहले हम जो यूरोप में जो स्ट्रगल्स देखते हैं, जो मार्क्सिस्ट है, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ये सीपीआई। ये बेसिकली वर्कर्स, पीजेंट्स और जो भी ऑप्रेस्ड ग्रुप है, इनको लेकर एक साथ इकट्ठा काम करती है। अब सीपीआई अप्रोच टू इंडिपेंडेंस क्या है? यहाँ पर जब हम सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अप्रोच की बात करते हैं तो इसका मेन मोटिव था लोगों को ऑपरेशन से निकालना, जो गरीब लोग हैं खासकर उनके लिए काम करना। और इसी तरीके से वो लोग नेशनल मूवमेंट में भी एक साथ इकट्ठा होकर स्ट्रगल किए थे। खासकर जो भी क्लास स्ट्रगल है, यानी कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए ये लोग लड़ रहे थे। इस वजह से इनका हमारे इंडियन नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इनका योगदान था। फिर हम देखते हैं क्रिटिक ऑफ नेशनलिस्ट बोर्जुअस लीडरशिप। अब यहाँ पर ये लोग क्रिटिसाइज करते थे नेशनलिस्ट लीडर्स को। जो लोग खासकर एलाइट सेक्शन के लोग थे, बोर्जुआ सेक्शन के लोग थे, उनको ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं। खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पहले सिर्फ एलाइट सेक्शन को लेकर काम कर रहे थे, उनको वो लोग क्रिटिसाइज करते थे और इनके अगेंस्ट में जाकर वर्किंग क्लास के राइट्स के लिए, पीजेंट्स के राइट्स के लिए ये अपना मूवमेंट्स चलाते हैं। अब इनका रोल क्या है नेशनल मूवमेंट में? सीपीआई ने बहुत सारे स्ट्राइक्स करके, बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम ब्रिटिश रूल के खिलाफ करके, साथ साथ पीजेंट्स, वर्कर, इन सारे लोगों को इकट्ठा करके नेशनल मूवमेंट में अपना योगदान दिया था। अब ये सीपीआई
का जो आइडियोलॉजी है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो आइडियोलॉजी है, इसके वजह से हमारा इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। यहाँ पर लोग, निचले वर्ग के लोग जो थे वो धीरे धीरे हमारे नेशनल मूवमेंट पे आने लगे। खासकर जो लैंड रिफॉर्मर्स थे, फिर वर्कर्स राइट्स, सोशल इक्वलिटी, ये सारे ग्राउंड लेवल पे इन्होंने काम की थी। फिर हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंज। यहाँ पर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, फिर हम यहाँ पर सीपीआई को लेकर बहुत सारे चैलेंजिंग चीज़ें देखते हैं। बहुत सारे जो खासकर जो किसान मूवमेंट्स थे, वो मूवमेंट्स लीड की थी ये सीपीआई ने। सीपीआई का जो एक विंग है किसान सभा, उसने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी पीजेंट मूवमेंट्स, यानी कि जो किसानों के मूवमेंट है, वो चलाई थी। यहाँ पर हम नक्सलबाड़ी का बात कर सकते हैं, जहाँ पर रिवोल्यूशनरी तरीके का रिवॉल्ट हुआ था। फिर यहाँ पर जब हम लेगेसी की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंस में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ज़्यादा हाथ था। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, और साथ साथ इनका जो मेन मोटिव था सोशल जस्टिस करना, लोगों के क्लास स्ट्रगल को ख़त्म करना, इनइक्वलिटी ख़त्म करना, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दी है। फिर धीरे धीरे हम जब टाइम पीरियड आगे बढ़ता है, कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग जगहों पर अपना गवर्नमेंट बनाने में भी सक्षम हुआ था। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में, खासकर जो गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग है, उनको इकट्ठा करने में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेस द potential for transformative changes inherent in the directive principle of state policy within the Indian Constitution। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी है, इसका क्या ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने की पोटेंशियल है, इसके बारे में। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ताकि लोगों के बीच में सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और बेटर लिविंग का कंडीशन बनाए जा सके। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में दिया गया है, और इसके साथ बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स, फिर सोशल जस्टिस, लिविंग स्टैंडर्ड, फिर इक्वल पे, इक्वल वर्क, ये सारे बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल रखते हैं। यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यहाँ कवर नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ जिनके पास ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है उनको सिर्फ लिखेंगे। यहाँ पर इसमें से हम देखते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फिर है एजुकेशनल रिफॉर्म, यानी कि स्टेट के पास एजुकेशनल रिफॉर्म करने के लिए उनके पास पावर होता है। फिर होता है हेल्थ केयर एडवांसमेंट, यानी कि हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए भी वो काम कर सकते हैं, स्टेट्स अपनी पॉलिसी तैयार कर सकते हैं। फिर है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए खुद के कुछ लॉज, पॉलिसीज तैयार कर सकते हैं स्टेट। फिर है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, यानी कि एजुकेशन, खुद के एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, साथ साथ वहाँ पर जो कल्चर है उनको राइट्स प्रोवाइड करने के लिए भी स्टेट्स अपनी पॉलिसी फॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी है, जैसे लैक ऑफ एनफोर्सबिलिटी, यानी कि ये तो पॉलिसी फॉर्म तो कर सकती है, लेकिन ये जो एनफोर्स में लाएंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। इस वजह से उनके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा उनके पास राइट होने के बावजूद भी वो लोग एनफोर्स सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। साथ साथ रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, यानी कि उनके पास इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं होते हैं। रिसोर्सेज के लिए, पैसों के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है। फिर है पॉलिटिकल विल एंड ब्यूरोक्रेटिक हार्डल्स। यहाँ पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो लोग इतना ज़्यादा विल नहीं दिखाते हैं, इतना ज़्यादा स्टेट्स के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में अपना योगदान नहीं देते हैं। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि इंडिया का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो हमारे स्टेट्स को पॉलिसी फॉर्म करने में गाइड करता है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके द्वारा
हर स्टेट्स के पास कुछ पावर होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर काम कर सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ए मार्केट इकोनॉमी एंड एनालाइज इट्स बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। मार्केट इकोनॉमी क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और इसका ड्रॉबैक्स भी क्या है, ये हमें यहाँ पर लिखना होगा। हम अगर मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर इकोनॉमिक डिसीशंस और जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है, ये सारे चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि मार्केट जिस तरीके से रन करेगा, गवर्नमेंट भी उस तरीके से ही सिस्टम चलाएगा। यहाँ पर बेसिकली एक इकोनॉमिक मॉडल की बात की जाती है जो बायर्स और सेलर्स के इंटरेक्शन के बीच में चलता रहता है। अब मार्केट इकोनॉमी का क्या क्या की फीचर्स है। मार्केट इकोनॉमी का जो की फीचर्स है वो है प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप यानी कि यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी में हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली प्राइवेटली ओन होता है। यानी कि पैसा जो है, जो भी रिसोर्सेस है वो लोगों के पास होते हैं, जिनके पास पावर होते हैं उनके पास ही ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर कंपटीशन में हम मार्केट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, खासकर बिजनेस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हम देख सकते हैं। यहाँ पर कंपटीशन के द्वारा ही प्रॉफिट कमाया जाता है। फिर है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म यानी कि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड की बात की जाती है। यहाँ पर प्राइस को कंट्रोल करके चीज़ों को बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है। यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की बात की जाती है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर की बात की जाती है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ों के ऊपर बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये मार्केट इकोनॉमी का बेनिफिट क्या क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि रिसोर्सेज जो है उसको हम इफेक्टिवली एलोकेट कर सकते हैं, इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इनोवेशन एंड डायनामिज्म, क्योंकि ये चीज़ मार्केट के ऊपर डिपेंड है, ये सिस्टम मार्केट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। इस वजह से यहाँ पर इनोवेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई चाहेगा अपना इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, मार्केट को बेहतर करने के लिए लोग इनोवेशन की भी मदद ले सकते हैं। और साथ साथ ये डायनामिक है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज होता जाएगा, ये मार्केट इकोनॉमी भी उसी तरीके से अपने आप को चेंज करता जाएगा। फिर है कंज्यूमर चॉइस, यानी कि जो भी कंज्यूमर है वो उसका चॉइस के हिसाब से मार्केट इकोनॉमी चलेगा। यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा डिमांड में है उसको ही ज़्यादा बनाया जाएगा, उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब ये मार्केट इकोनॉमी का ड्रॉबैक्स क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि जो भी गरीब लोग हैं वो लोग अनइक्वल ही यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो ही सारी चीज़ें कंट्रोल करता है और जिसके पास पैसा नहीं है उसका दिन दिन जो पोजीशन है वो खराब होता जाता है। इस वजह से हम इस सिस्टम में, मार्केट इकोनॉमी सिस्टम में जो रिच एंड पुअर में जो गैप है ये धीरे धीरे बढ़ते हुए देखते हैं। फिर है एक्सटर्नलिटीज़ एंड मार्केट्स फेल्यूर। यहाँ पर हम बहुत बार एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर एक्सटर्नल जो इम्पैक्ट है वो देखते हैं, बाहर के कुछ इम्पैक्ट देखते हैं। साथ साथ यहाँ पर मार्केट की फेल्यूर होने के भी चांसेस है, जिसके वजह से इकोनॉमी खतरे में आ सकता है। यहाँ पर जो भी मार्केट इकोनॉमी है इसके वजह से हमारा पोल्यूशन भी फैल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर प्रॉफिट कमाने की भी बात करते हैं। फिर हम देखते हैं साइक्लिकल नेचर एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि ये जो चीज़ है ये साइक्लिक है, ये मार्केट इकोनॉमी साइक्लिकली चलता रहता है। इस वजह से ये इसका कोई परफेक्ट डेस्टिनेशन नहीं है, जिस वजह से हमारा जो इकोनॉमी है ये इनस्टेबल रहता है। कभी ऊपर भी जा सकता है, बेहतर भी हो सकता है, कभी ख़राब पोजीशन भी आ सकता है। इस वजह से हम बहुत बार अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस और सोशल चैलेंजेस देख सकते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, ये जो मार्केट इकोनॉमी है इसके बहुत सारे मेरिट्स भी है, बहुत सारे डिमेरिट्स भी है, लेकिन फिर भी एक नेशन को आगे बढ़ने के लिए उसका मार्केट इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उनको समझना होगा कि इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। अगर पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट अच्छी तरीके से इकोनॉमी को समझ पाए तो इस मार्केट इकोनॉमी को कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी किया जा सकता है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया। यानी कि इंडिया ने जो 1990 में जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी एडॉप्ट की थी उसके वजह से क्या क्या हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं, साथ साथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं। यहाँ पर जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, इंडिया ने 1990s में लिबरलाइजेशन का पॉलिसी को एडॉप्ट किया था। यहाँ पर इसके वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है ये चेंज हो गया था। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इसको अपने इंटरवेंशन को रिड्यूस करना पड़ा था, यहाँ पर मार्केट को ओपन कर देना पड़ा था। फिर यहाँ पर जब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो लिबरलाइजेशन मेनली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट थी। यहाँ पर खासकर हाई ट्रैफिक, एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थी। ये जो रिफॉर्म लाया गया था ये 1991 में लाया गया था। इस रिफॉर्म को कहा जाता है एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के टाइम पे लाया गया था ये इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि लिबरलाइजेशन के वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हम इंडिया में देखते हैं। इंडिया का जो जीडीपी है जो बहुत ही ख़राब पोजीशन में चला गया था, धीरे धीरे इसका ग्रोथ हम देखते हैं। साथ साथ हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है इस पॉलिसीज़ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हम देखते हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा अट्रैक्टेड थी, यानी कि जो बाहर के लोगों को, बाहर के इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी। फिर हम देखते हैं ट्रेड एंड ग्लोबल इंटरेक्शन, यानी कि यहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एलपीजी रिफॉर्म के द्वारा बाहर के जो कंट्रीज़ है, बाहर के जो बिजनेसमैन हैं उनको हम फ्रीली यहाँ पर ट्रेड करने को देते हैं। इस वजह से हमारा ग्लोबल इंटरकनेक्शन जो है वो दिन ब दिन बेहतर होता गया है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहाँ पर लिबरलाइजेशन के वजह से इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी देखा जाता है, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन पे विश्वास कर रहे थे, बाहर से टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया जा रहा था, साथ साथ हमारा इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है वो भी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। फिर हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट डायनामिक्स। यहाँ पर लिबरलाइजेशन के पॉलिसी की वजह से इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ये धीरे धीरे और बढ़ने लगी, क्योंकि बाहर से ज़्यादा जो कंपनीज़ है वो आने लगी, यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप करने लगी। इस वजह से हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा देख रहे थे। साथ साथ यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, खासकर जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उससे लोग डिस्प्लेस होके आजकल का जो न्यू सेक्टर है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी। यहाँ पर धीरे धीरे जॉब सिक्योरिटी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों साइड की चीज़ें ही हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इस लिबरलाइजेशन के वजह से जो अमीर था वो धीरे धीरे और अमीर होता गया, और जो गरीब था, जिसके पास कुछ नहीं था, खासकर जो गरीब स्टेट्स है उनके पास कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो रहे थे, उनके पास डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो रही थी। इस वजह से हम इनकम का जो इनइक्वालिटी है उसका गैप हम धीरे धीरे बढ़ते हुए देखते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन के वजह से जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाया गया। यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स आने लगी, यहाँ पर बहुत सारी इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आने लगी, जहाँ पर कैपिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज को इंक्रीज मिलने लगा। इस तरीके का हम चेंजेस देखते हैं। फिर हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी चैलेंजेस। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज तैयार कर रही है, गवर्नमेंट के लिए बहुत सारा ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती जा रही थी, ये बहुत ही चैलेंजिंग होती जा रही थी, क्योंकि लिबरलाइजेशन पॉलिसी की एडॉप्शन के बाद बहुत सारे चेंजेस इंडिया में देखने पड़े। इस वजह से पॉलिसी में भी हम बहुत सारा रिफॉर्म्स देख रहे थे। फिर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस लिबरलाइजेशन के वजह से इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप
करने पड़ा। खासकर टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ये जो लिबरलाइजेशन का पॉलिसी है इंडिया में, इसका अलग अलग मल्टीफेस्टेड हम रोल देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी है, लेकिन साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी है। लेकिन जितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसके वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबल इंटरेक्शन बढ़ने लगा और हमारा इंडिया धीरे धीरे और ग्रो करने लगा। यहाँ पर जीडीपी और बेहतर होने लगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इलाबोरेट ऑन द रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स में जो हम रीजनलाइजेशन देखते हैं, ये किस तरीके से होता है और इसको हमें डिस्कस करना है। हम जब इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रीजियंस हम देखते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ देखते हैं, जिस वजह से इंडिया में सोशियो कल्चरल पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स, ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। यानी कि अलग अलग रीजन के बेसिस पे इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिक्स होती रहती है। इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हम डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन के देखने के वजह से यहाँ पर हर कोई अपने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है, जिसके वजह से हम इंडिया में रीजनलाइजेशन का बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस देखते हैं। यहाँ पर जब हम इवोल्यूशन ऑफ रीजनलाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर इंडिया में रीजनलाइजेशन बहुत आगे से चला आ रहा है। रीजनलाइजेशन को लेकर पॉलिटिक्स का जो स्टार्टिंग हम देखते हैं, वो जब इंडिया के जो स्टेट्स को है उनको जब बांटा गया था लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब बांटा गया, उससे ही हमारा रीजनलाइजेशन का पॉलिटिक्स और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर जो भी फैक्टर्स है जो हमारे रीजनलाइजेशन का कारण है, वो है कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीज़ों के वजह से, फैक्टर्स के वजह से हमारा रीजनलाइजेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिर हम देखते हैं चैलेंजेस इन रीजनलाइजेशन। रीजनलाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस भी देखा जा सकता है रीजनलाइजेशन के वजह से। वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंटर स्टेट्स डिस्पैरिटीज, फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इलेक्शन डायनामिक्स। यानी कि रीजनलाइजेशन के वजह से हम खासकर पॉलिटिक्स में बहुत सारे अलग अलग फेजेस देखते हैं। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑन नेशनल गवर्नेंस। अब ये सारे रीजनलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारा नेशनल गवर्नेंस के ऊपर। यहाँ पर हम देखते हैं कोलाइटेशन पॉलिटिक्स, यानी कि हर रीजन का अलग अलग पार्टीज अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। खासकर सेंट्रल को ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए ही अपना पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है। फिर है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हर पॉलिसी का, हर रीजियन का एजेंडा को देखते हुए उनके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाना। फिर रीजियन स्पेसिफिक पॉलिसीज़ और डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नेशनल गवर्नमेंट के लिए। फिर है हम देखते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। इस रीजनलिज्म के वजह से जो भी पार्टीज तैयार हुई है, उन पार्टीज़ को चेक में रखने के लिए, यानी कि जो भी नेशनल पार्टीज़ है उनकी डोमिनेंस को बजाय रखने के लिए हर रीजन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से उनको चेक में रखना और यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़ के बीच में बैलेंस बजाय रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि रीजनलाइजेशन इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटीज इतनी ज़्यादा है कि इसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इस रीजनलाइजेशन को लेकर जो भी पॉलिटिक्स हो रहे हैं, इनको हमें कंट्रोल करना होगा ताकि इंडिया एक बेहतर कंट्री बन सके। यहाँ पर लोकल गवर्नेंस के द्वारा बैलेंस करके, रीजनल एस्पिरेशंस को बैलेंस करते हुए नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैंने आज के क्लास में कोशिश की है कि आप लोगों को असाइनमेंट का सल्यूशन थोड़ा समझा दूँ, क्योंकि अगर मैं समझा दूंगा, अगर आप लोग ये देखोगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अगर आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।